हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम बात कर रहे हैं आपसे भारत दर्शन के बारे में। जी हाँ, हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है भारत दर्शन की आज यहाँ पर बात हो रही है। अभी आपको 2 या 3 दिन पहले हमने जो क्लास ली थी, अभी 2 दिन पहले, जिसके अंदर हमने पीएट और सीईटी और जितनी भी आपके होने वाले एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का, यूपीएससी, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, उनको लेकर हमने एक रणनीति बनाई थी, सफलता की रणनीति। उसके अंदर आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि आपको भारत दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में कराया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर राजस्थान से हैं, दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, या फिर यूपी का किसी भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हैं। वहां पर यह जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए आप उदाहरण के रूप में अगर हम लें, आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर यह आवश्यक नहीं कि आपसे यूपी से ही क्वेश्चन पूछ जाएगा, आपसे उसके पड़ोसी राज्यों से या फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी को लेकर हम भारत दर्शन करेंगे, यानी कि पूरे भारत के अंदर घूमेंगे, भारत के एक एक राज्य का हम जो सामान्य परिचय उसको जानेंगे, और भारत के जो सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर या फिर नई दिल्ली या फिर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, सभी के बारे में जानेंगे। और आज तो हम शुरू कर रहे हैं, आज हम एक राज्य से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी एपिसोड 1, और आज की जो हमारी क्लास होगी वो उत्तर प्रदेश को लेकर होगी। मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर बैठे हैं, या फिर इसके जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, किसी की भी बात कर लें, आप इनके एग्जाम में बैठ जाइए। मान लो पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन पूछ जा रहा है, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस के अंदर भी बैठते हैं, तो वहां पर भी इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यूपी की हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपसे शुरुआत करें, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी राजधानी की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य की राजधानी है वो है लखनऊ। क्या? लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन तो मुख्यतः लखनऊ से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखनी है, तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उसकी खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही, यानी कि जो उसकी शाखा है वो भी कहां पर है, वो भी लखनऊ के अंदर ही। किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। जो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है, तो उसकी जो हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो भी कहां पर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्या? खंडपीठ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ भी कहां पर है? वो भी लखनऊ में है। ये बात भी आपको याद रखनी। एक और मुख्य क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, गोमती नदी किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहां पर है? वो भी लखनऊ के अंदर ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर हम इतना सभी कुछ पढ़े उत्तर प्रदेश के बारे में, जो प्रमुख बातें वो सभी जाने, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या रह चुका है? देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। एक और चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, यानी कि जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है। और अभी तक आप स्टूडेंट से अभी तक यही पढ़ा होगा कि संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन इस यूनाइटेड प्रोविंस की क्या कहानी है, कब कब ये कैसे बदलता रहा, और इससे पहले से क्या नाम रहे, इन सभी बातों को भी लेकर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात शुरू होती है 1836 से। अंग्रेजी शासनकाल था, ब्रिटिश दौर की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी? अंग्रेजी शासनकाल की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम है। क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम, यूपी का नाम है उस समय का। उत्तर प्रदेश का नाम है क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत। सन देख लीजिए गौर से, 1836 की यहाँ पर बात हो रही है। तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम है। उसके बाद आ जाइए 1877 में। कब? 1877 में आ जाइए। 1877 में क्या होता है? तो 1877 में इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो आज का उत्तर प्रदेश है। पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत, लेकिन फिर नाम क्या हुआ? फिर नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। फिर इसके बाद में क्या हुआ? 1902 में। 1902 में जब आया, 1800 चला गया, फिर 1900 आ गया। 1902 की जब हम बात कर रहे हैं, इसका नाम हो गया 1902 से क्या नाम हुआ? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। देखिए नाम किस प्रकार से बदल रहा है, क्या हो रहा है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यानी कि उधर जो क्षेत्र था वो तो था पूर्व मुख्य रूप से अवध, इधर क्या था? आगरा, और पूरा मिलाकर एक राज्य था, पूरा मिलाकर एक खंड था, कई रियासतों से मिलकर बना हुआ था। तो इसका नाम क्या हो गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये इसका नाम हो गया 1902 में। अच्छा, आगे आ जाते हैं फिर 1921 में। 1902 के बाद कब? 1921 में। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम ये भी हटा दिया गया, इसका नाम कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ
ब्रिटिश। इसके अंदर ब्रिटिश नाम को भी जोड़ दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि ब्रिटिश नाम को कब जोड़ा गया तो आपको याद रखना है 1921 में इसके साथ में ब्रिटिश को भी जोड़ दिया गया था। क्या? ब्रिटिश यानी कि नाम को इसके अंदर जोड़ दिया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश 1902 में इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद में क्या आता है, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम कब आया। तो भारत सरकार अधिनियम ये पॉलिटी के अंदर भी कवर होता है। तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था वो 1935 में आया था। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे, जो सीरियस यानी कि जो वास्तव में अध्ययन कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक पॉलिटी में पढ़ा है, या फिर जो पढ़ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट नहीं सोच सकते, हो सकता है कि वो अभी तक यहाँ आए हो, वो इसको पढ़ लें अभी कुछ दिनों में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, इस बात को याद रख लें। तो 1935 में क्या आता है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, लेकिन लागू कब से होता है? 1 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1937 से क्या होता है, लागू हो जाता है। क्या? भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से नाम परिवर्तित होता है, यानी कि फिर से नाम इसका बदलता है, और फिर से नाम बदलकर क्या हो जाता है, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम हो जाता है। देखिएगा, 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब आ गया तो वो लागू हो गया 1 अप्रैल 1937 से, यानी कि 1937 से। उसके बाद क्या होता है, इसका नाम बदलकर फिर से क्या हो जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत इसका नाम हो जाता है। हिंदी में इसे संयुक्त प्रांत कह सकते हो, अंग्रेजी में इसको यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद में क्या हो गया, लेकिन इसमें से कुछ जो विशेषता रही, जो खासियत रही वो क्या था, देखिए यहाँ पर नाम जुड़ा था कब, 1921 में आपने देखा नाम जुड़ गया था इसमें ब्रिटिश। लेकिन ये ब्रिटिश नाम क्या हो गया यहाँ पर, जब भारत सरकार अधिनियम आ गया, उसका दिन लागू हो गया, उसके बाद में जब नाम बदलकर संयुक्त प्रांत हुआ, तो इसमें क्या हो गया, देखिए यहाँ पर नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत ब्रिटिश का संयुक्त प्रांत। अच्छा, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड प्रोविंस, तो नाम क्या हो गया, सिर्फ संयुक्त प्रांत यानी कि ओनली यूनाइटेड प्रोविंस। क्या हट गया, ब्रिटिश नाम में से हट गया। इतनी बात समझ आ गई। आगे 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जब आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन उससे मात्र 2 दिन पहले क्या होता है, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कितने दिन पहले, तो 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया, 2 दिन पहले नाम कर दिया गया इसका उत्तर प्रदेश, जो कि आज तक इसका नाम चल रहा है। क्या? उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। एक और चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि इसकी स्थापना जो लिखी हुई है, इसका गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश का, वो लिखा हुआ है। आपने अभी तक कहीं और भी पढ़ा होगा 1 नवंबर 1956 को। तो गठन किस प्रकार से हुआ 1 नवंबर 1956 को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, यानी कि राज्यों के अंदर जो है वो अदला बदली करी गई, किसी का क्षेत्र किसी को दिया गया, कहीं से जो क्षेत्र है वो लिया गया। उस प्रकार से जो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन होता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। उसी दिन से इसका स्थापना दिवस यानी कि उसी दिन से इसका गठन माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। हाँ, ये बात की बात है कि लेकिन इसके अंदर बाद में फिर उत्तर प्रदेश विभाजित हुआ बाद में 2000 में, जिसमें भारत के अंदर 3 नए राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। उस समय का जो आगे आज का उत्तराखंड है, उसमें वो भी उत्तर प्रदेश में घटकर फिर एक नया राज्य बना था। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 1-2 चीज जैसे कि पुष्प था, तो वो परिवर्तित हुआ, लेकिन इसको इतना खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का वो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। जब उत्तरांचल या उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सब डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, क्यों अलग हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक के जो क्लास चल रही है इसको शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड के साथ में। और क्लास को अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी हमारी नई क्लासेस आ रही है उनका नोटिफिकेशन, उसकी वीडियोज आपको मिलती रहे। अच्छा, अभी हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किस, अब आ जाते हैं इधर किधर, यानी कि जहां हम पढ़े तो हमने राजधानी क्या है इसकी, और इसका पहले नाम क्या था, इन्हीं सभी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के पहले, यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थे। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अब एक बात और आपको याद रखनी है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये श्रीमती सरोजिनी नायडू कौन है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। देखिए, इनसे भी एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, क्या
देखिए ये बात तो आपको पता ही चल गई, ये बात आप जानते भी हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, तो आपको जाहिर सी बात है पता चल रहा है कि 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता चला भारत सरकार अधिनियम कब आया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। इससे पहले यूपी के बारे में पढ़ा, ये 2-3 जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे लखनऊ से कई क्वेश्चन स्टार्टिंग में बने थे, गोमती नदी किनारे स्थित है, कौन सा हाईकोर्ट यहाँ पर, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ है, इत्यादि। नवाबों का शहर भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं के अंदर। अब बात श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ। राज्यपाल कहाँ की है प्रथम? उत्तर प्रदेश की। लेकिन एक बात और याद रखनी, भारत की यानी कि हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की तो प्रथम है, उत्तर प्रदेश की मात्र आप इनको प्रथम महिला नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश की तो प्रथम राज्यपाल है ही। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी, यानी कि भारत में इनसे पहले कोई लेडी राज्यपाल गवर्नर के पद पर नहीं बनी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो है श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब आगे आ जाते हैं, इससे बात कर लेते हैं प्रमुख घरानों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन से हैं? क्या यहाँ पर प्रमुख घराने की बात हो रही है, स्टूडेंट समझ गए होंगे। संगीत घरानों की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए एक है किराना घराना। क्या किराना घराने की यहाँ पर बात हो रही है? तो किराना, ये किराना इसका नाम है किराना, जो कि दिल्ली से लगभग 100 या 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें सबसे पश्चिम में पड़ता है। हरियाणा राज्य की सीमा से इसकी सीमा बनती है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के आसपास है। क्या? कैराना। इसी का नाम, यानी कि यहीं के थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? नाम इसका कैराना नहीं, किराना घराना है। क्या? जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर बनारस की बात करें, बनारस के 2 अन्य नाम और है। अब आप उन नाम से नहीं उसका नाम रख सकते, जो नाम जिस घराने का जो नाम है आप उसको, उस घराने को उसी नाम से जानेंगे। इसका नाम, इस नगर का, इस शहर का नाम कैराना, बट इसका जो नाम है घराने का वो है किराना घराना। ये बात आपको याद रखनी है, तो उसके अंदर गलत नहीं करना है। और जब लेखपाल के बारे में पढ़ते हैं तो तभी ये नाम आता है, तो यहाँ पर ये नाम चाहिए कैराना। क्योंकि जब लेखपाल के बारे में पढ़ते हैं यूपी वाले, उसमें जब चकबंदी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कहाँ का लागू हुई, तो उस समय 2 तहसीलों का नाम आता है, मुसाफिर खाना तहसील और कैराना तहसील। उत्तर प्रदेश की 2 पहली तहसील थी, तो उसके अंदर कैराना ही लगाना है और इसके अंदर ये किराना नहीं लगाना। तो किराना क्या है? संगीत के अंदर आएगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रमुख घरानों में क्या? संगीत में किराना। ठीक है। अब आगे कौन सा है? आगे है रामपुर। एक रामपुर घराना भी, ये भी यूपी के अंदर ही है, तो रामपुर भी एक प्रसिद्ध घराना है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के बारे में आप जानते हैं, राजधानी और लखनऊ भी प्रसिद्ध घराना है। आगरा के अंदर ताजमहल है, आगरा भी एक घराना है। बनारस की बात करें तो बनारस भी एक घराना है, आदि यहाँ के प्रमुख घराने हैं। उस प्रकार से बहुत सारे और भी कई यहाँ के नए घराने, एक कसरौली घराना है, बहुत सारे घराने हैं। प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज है वो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम आदि। क्या? चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम आदि यहाँ के प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश की। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो ताजमहल कहाँ पर? आगरा के अंदर। आप जानते हैं सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज वही इलाहाबाद की यहाँ पर बात हो रही है। और लखनऊ के अंदर भी लखनऊ भी एक बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जैसे कि नवाबों को शहर भी सिखाया जाता, तो इमाम बाड़ा, और मतलब बहुत सारी अलग अलग धर्मों के यहाँ पर काफी चीजें लखनऊ के अंदर मौजूद है। तो लखनऊ आदि क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल। यह बात आपको याद रखनी है। प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें, प्रमुख नृत्य, एक बात और आप यहाँ से नोट करते हैं, जो भी आपको चीज यहाँ पर अलग से पढ़ाई जा रही है, क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम होने वाला है कौन सा? टेट का, जो कि यूपी SSSC की जो भर्तियां होती है टेट के थ्रू होंगी। टेट के अंदर भी एक और नई बात आई थी, आपको थोड़ी सी 1 मिनट के लिए बता दूं। इसके अंदर अब 5 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, कई चीजें हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो कहने का उद्देश्य, इसके अंदर 50 नंबर का जी का आएगा। क्या? 50 नंबर का इसके अंदर जी के है, 100 नंबर का पेपर होगा आपका लगभग, तो 50 नंबर का इसके अंदर जी के और करंट अफेयर्स होगा उससे मिला के। तो जो माई डेली करंट अफेयर की क्लास है उसको ना छोड़े, उसको प्रतिदिन करते रहे। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी किसी संस्था से आए या फिर किसी देश से आए, किसी राज्य से आए, उसके बारे में आपको, किसी मंत्रालय से आए, उसके बारे में आपको पूरे के पूरे विस्तार से बताया जाता है। एक बार करंट अफेयर जिन स्टूडेंट ने नहीं ली है, जो नहीं जुड़े हैं, एक बार हमारे करंट अफेयर को जरूर देख लें। तो पेट से मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद में हम यूपी का जीके स्टार्ट करेंगे और यूपी के जीके को हम कवर करेंगे एक चीज को। उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रमुख खनिज क्या है इसका एक अलग चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पर्यटक स्थल क्या है इसके बारे में अलग से। प्रमुख नृत्य बहुत सारे, कौन सा नृत्य किस जिले से संबंधित है, कहाँ पर कौन सा महोत्सव होता है, कौन सा जिले के अंदर क्या है, सभी इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूपी से या फिर यूपी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उस चैनल से पूरी तरीके से जुड़े रहे, लगातार हमसे जुड़े रहे, कि पेट को लेकर जो हम क्लासेस कराएंगे, जीके की जो हम क्लासेस कराएंगे, उसको लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए अपने टॉपिक पर। प्रमुख नृत्यों की हम बात कर रहे थे, तो प्रमुख नृत्य यहाँ की कर्मा, शेला, राई,
लठमार दीवारी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। क्या क्या? लठमार दीवारी, शेला, राई और कर्मा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, और भी कई हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख वन्यजीव विहार की। तो प्रमुख वन्यजीव विहार के अंदर यहाँ पर लखीमपुर खीरी के अंदर है, लखीमपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, लखीमपुर खीरी जिले का नाम है, लखीमपुर खीरी के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव की अगर बात करें तो वाराणसी के अंदर स्थित है। क्या? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसके अलावा और भी कई वन्यजीव विहार हैं, और इसी प्रकार से विस्तार से उसके अंदर यूपी जी के सामान्य परीक्षा को कराया जा रहा है। किसी भी राज्य से हो आपके लिए, आप एक बार पूरे भारत को जान लें कि भारत के अंदर किस राज्य की राजधानी है, कहाँ के कौन राज्यपाल है, कहाँ के प्रथम राज्यपाल है, प्रथम न्यायाधीश कौन है, राजधानी क्या है, उसकी पड़ोसी राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी की बात कर लें तो यूपी किसके साथ सीमा बनाता है? यूपी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। जैसे कि पहले जब तक कि यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं होता तो चीन के साथ भी सीमा बनाता था। आज के समय में अगर हम बात करें तो यूपी किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ। ऐसी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। आ जाइए अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वन्यजीव विहार तक हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान की अगर आपसे बात करें तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। क्या? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर में है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपके गाजियाबाद में। और गाजियाबाद से एक बात और याद रखनी है, गाजियाबाद जो जिला है ये कहाँ पर आता है? ये दिल्ली एनसीआर में भी आता है। उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, जिनके अंदर मुख्य रूप से अगर मैं आपको नाम बताऊं, बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, और इसके अंदर हापुड़ भी इसके अंदर ही है, और बुलंदशहर। हालांकि अगर हम बात करें सहारनपुर है इसके अंदर, और सहारनपुर के अलावा 2 जनपद और हैं जिनका भी प्रस्ताव गया हुआ है, हालांकि उनके ऊपर भी मोहर नहीं लग सकी है कि वो भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हो। दिल्ली एनसीआर वो क्षेत्र है, इसके अंदर हरियाणा और यूपी इन दोनों के बीच में दिल्ली है। और इसके जैसे कि हरियाणा की अगर हम बात करें, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो इस तरह के जिले, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक और जिला भी नोएडा की बात अगर हम करें, गौतम बुद्ध नगर, जो दिल्ली के करीब है, बिल्कुल जो दिल्ली से मिले हुए हैं, वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं किसकी? पड़ोसी राज्य यानी कि सीमा की। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, उत्तर में देखिए आप, जो उत्तर दिशा है उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या आता है? उत्तराखंड व नेपाल। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उत्तर दिशा की बात हो रही है, उत्तराखंड व नेपाल। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में आ जाते हैं। उत्तर पश्चिम में क्या आता है? उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो सीमा बनाता नहीं, सीमा बनाता है सहारनपुर जनपद की बेहट तहसील का क्षेत्र है, और वो जहाँ से सीमा बनाता है वहां पर अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में ऊपर क्या है? ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के नक्शे में ये सहारनपुर है, यहाँ पर नीचे मुजफ्फरनगर, यहाँ पर बीनौर आ जाता है, यहाँ पर शामली, यहाँ पर बागपत, फिर नीचे दिल्ली आ जाता है, बीच में मेरठ आता है। तो ये है जो क्षेत्र, इसको ध्यान से अगर आप देखें, यहाँ पर क्या है? इधर से हरियाणा की सीमा मिल रही है बिल्कुल ये, और इधर से किसकी? इधर से उत्तराखंड की सीमा मिल रही है। ये बिल्कुल बारीक सी जो सीमा बनाता है, ये बनाता है हिमाचल प्रदेश। बहुत छोटी सी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की बेहट तहसील, बेहट विधानसभा से यहाँ पर ये सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। हालांकि कुछ एक बहुत बड़ी बनी, हम उसका बाई मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर उसको गलती कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रकाशन की, बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स कह सकते हैं, उन्हें टी-शर्ट कह सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उससे मिस प्रिंट भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर क्या कहा गया? उसके अंदर इसको जो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सहारनपुर जनपद को दिखाया गया है बड़ी बुक के अंदर, उसमें सिर्फ 2 के साथ दिखाया गया है, यानी कि हरियाणा और उत्तराखंड के अंदर। अब उसमें कुछ स्टूडेंट विचलित होते हैं, जिन स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, वो मिसप्रिंट हो सकता है। तो उसके अंदर क्या है कि हिमाचल प्रदेश भी, ये बात भी आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसके अंदर आपका इधर हरियाणा आएगा, इधर आपका उत्तराखंड आएगा, और बीच में हिमाचल प्रदेश आएगा। तो वही हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पर बात पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर जो है सहारनपुर जनपद है, उत्तर प्रदेश का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर थे उत्तर में किससे? उत्तराखंड व नेपाल से। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में किससे? उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है क्या? उत्तर प्रदेश। और कौन सा जनपद आता है इधर? वो आता है सहारनपुर। अच्छा, इधर अगर हम बात करें पूर्व में किससे? पूर्व में बनाता है बिहार व झारखंड से। पूर्व साइड में अगर हम बात करें बिहार से झारखंड। और पश्चिम में अगर हम बात करें आपसे, पश्चिम में किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम में जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में कैराना है। कैराना किस जनपद में आएगा? तो वर्तमान में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, 2011 में गठन हुआ था, शामली, उसके अंतर्गत है। हालांकि कैराना से ही शामली जनपद का जन्म हुआ है। जब जिला के बारे में पढ़ेंगे उस समय आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं किसकी? पश्चिम के अंदर। तो पश्चिम में जो मिलता है वो किससे मिलता है? हरियाणा से मिलता है। किससे? हरियाणा से मिलता है पश्चिम में। और इसके अलावा दिल्ली व राजस्थान से,
और इसके अलावा दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से, किससे, दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से ये इसकी सीमाएं मिलती हैं और ये इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय की। हमने यहाँ पर पढ़ा उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय की इसके बारे में बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से पहले एक बात और आपको याद रखनी है, ये कहाँ पर था? ये आगरा में था, लेकिन इसको फिर स्थानांतरित करके कहाँ ले जाया गया था? इसको इलाहाबाद ले जाया गया था, यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है, जब से ये जो स्थापित है इलाहाबाद के अंदर ही है। अब इसकी खंडपीठ हमने ऊपर भी पढ़ा, तो इसकी खंडपीठ क्या है? लखनऊ। और एक बात और, उस समय क्या होता था, जो हमारे यहाँ के मतलब जो लोग थे, अगर हम बात करें खासकर सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यानी कि जो भारतीय थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। और उस समय एक बार को हम बात करें जो पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, उनको एक प्रकार से अगर हम कहें उस समय इतनी भागीदारी, उनको इतनी जो शासन प्रशासन में लाना, उनको इतनी नौकरी वगैरह नहीं मिलती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो अंग्रेजी शासन का जो दौर था, ये एक सच्चाई है। तो उसके अंदर क्या था, ये बात भी कि उस समय जो हमारे भारतीय थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई थी, जो पढ़ लिख लेता था उसको वो सम्मान नहीं मिलता था जो उसे मिलना चाहिए था। खैर छोड़िए, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मुझे क्यों बताने की आवश्यकता पड़ी, इसकी वजह क्या है। जो प्रथम न्यायाधीश थे हमारे, यानी कि जो इलाहाबाद न्यायालय के जो प्रथम, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे, वो कौन थे? उनका नाम था सर वोल्टेयर मॉर्गन। क्या? सर वोल्टेयर मॉर्गन इनका नाम है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश के लोग आते थे, इनकी अदालतें थी, ये इनके ही जज थे। तो सर वोल्टेयर मॉर्गन का नाम है। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें सर वोल्टेयर मॉर्गन की, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, इनका जो कार्यकाल है वो है 1866 से 1871 तक का। 1866 से 1871 तक इनका क्या है? इनका कार्यकाल है। सर वोल्टेयर मॉर्गन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वगैरह कितना है, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में, इसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ है, ये मात्र मत समझे कि ये लिखा हुआ है कि यही पढ़ाया जाएगा, इसके बाद में और भी कुछ काफी पढ़ाया जाएगा। तो क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, किसका? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर जो बताई गई है आपको, 2011 जनगणना है हमारी, अभी जो अंतिम हुई थी उसके अनुसार यहाँ पर जनगणना है। लेकिन अगर मेरा अनुमान माने अभी तक का, और जैसे भी हम नेट पर वगैरह देखते हैं, तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ से ज्यादा पहुंच रही है। उस समय के जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 19.98 करोड़ जनसंख्या है, और पुरुष जनसंख्या है उस समय की 10.44 करोड़, महिला जनसंख्या है उस समय की 9.53 करोड़, और घनत्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो आपसे लिंगानुपात के अंदर 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। क्या? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, कुल साक्षरता दर की बात करें, यानी कुल साक्षरता कितनी है, तो कुल साक्षरता यहाँ पर आ जाएगी 67.7%, यानी कि 67.7%। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ये क्या थी, ये थी कुल साक्षरता। और हम यहाँ पर बात करें किसकी? पुरुष साक्षरता की, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता दर है कितनी? 77.3%, यानी कि 77.3%। ठीक है। अब बात अगर आपसे करें कि इसकी महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है यहाँ पर 57.2%, यानी कि 57.2%। ये किसकी है? ये महिलाओं की है। क्या? साक्षरता दर। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से इसके नाम बदलते रहे, क्या इसका प्रमुख, इसकी बातें, जनसंख्या, क्षेत्रफल और लिंगानुपात, ये सब आपका यहाँ पर कवर हुआ। पुनर्गठन कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, और खंडपीठ कब क्या रही, मतलब वर्तमान में कौन है। इससे पहले एक बात और याद रखनी, इलाहाबाद जो हाईकोर्ट था पहले उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पर था? जिसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, वो कहाँ पर था? वो आगरा के अंदर था। और जब बाद में कभी पढ़ेंगे, क्योंकि आगरा के अंदर भी आगरा के अंदर भी हाईकोर्ट जो बेंच है उसको बनाने की मांग चलती रहती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफी दूर पड़ता है, और ये मांग भी संसद के अंदर उठती रहती है। उसके अंदर जो चाहे सत्ताधारी पार्टी के या फिर विपक्षी पार्टी के सांसद विधायक हो, वो सदनों के अंदर ये भी मतलब एक प्रकार से अपना विरोध जाहिर करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लाहौर हाईकोर्ट, यानी कि जो पाकिस्तान का हाईकोर्ट है वो पास पड़ता है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर पड़ता है। तो उसको लेकर आगरा के अंदर आज भी खंडपीठ की मांग जारी रहती है कि आगरा के अंदर भी इसकी जो हाईकोर्ट की बेंच है उसको स्थापित किया जाए। उसका एक प्रमुख कारण ये तो है ही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की काफी दूरी, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से, देखिए इलाहाबाद जाकर कहाँ बैठेगा, बहुत ज्यादा दूर बैठता है। उसका एक कारण ये भी कि आगरा के अंदर पहले हाईकोर्ट था। दूसरी बात ये कि जो आगरा की हम बात करें तो आगरा पश्चिमांचल का जो एरिया पश्चिम यूपी का, उसके एक तरफ बिल्कुल कोने में भी आ जाता है। तो इसी को देखते हुए मेरठ के अंदर भी इसकी मांग चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये कवर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की 2-3 बात और इंपॉर्टेंट, उनके बारे में भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितने यहाँ पर जिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या यहाँ का राजकीय पशु है, क्या यहाँ का राजकीय पुष्प है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपसे।
उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जानते हैं राजकीय वृक्ष क्या है। तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है अशोक। क्या है राजकीय वृक्ष यहाँ का? अशोक। राजकीय वृक्ष, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। अब एक बात और यहाँ से याद रखनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं जब से, जैसा मैंने आपको पढ़ा रहा था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जब उससे 2000 में भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए, तो उस समय जब इससे क्या अलग हुआ था, उत्तरांचल यानी कि जो कि आज का उत्तराखंड है। एक आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट फिर कमेंट करते हैं कि जैसा कि हम करंट अफेयर के अंदर मैंने कई बार देखा है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश नहीं है, वो ब्रह्म कलश है। कुछ उसे ब्रह्म कमल कहते हैं, कुछ ब्रह्म कलश कहते हैं। किताबों के अंदर भी कहीं पर कलश है, कहीं पर कमल, कहीं पर कमल है। वो जब तक उत्तराखंड हमारे साथ था जब तक का था, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बदल दिया था, जब से क्या है हमारा राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। अब बात अगर आपसे करें हम किसकी? राजकीय पक्षी के बारे में, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी है सारस। इस सारस को कहा जाता है, यह भी इस सारस के 2 नाम है। एक सारस से तो हम आप और सभी जानते हैं, लेकिन इसको क्रोंच भी कहा जाता है। तो सारस अथवा क्रोंच, सारस या क्रोंच, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसके? राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है? राजकीय चिन्ह भी है उत्तर प्रदेश का। तो राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो राजकीय चिन्ह यहाँ का मछली है। वो जो आप तीर वाला जो सिस्टम देखते होंगे उत्तर प्रदेश शासन, वो इस प्रकार से गोल गोल बना रहता है, इसमें 2 मछली बनी रहती है, इस प्रकार तीर बना रहता है वो, तो वही है क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अच्छा, इसके बाद में क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। एक बात और यहाँ से याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय भाषा है, यानी कि दूसरे नंबर की जो राजकीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा, वो क्या है? उर्दू। यानी कि जो यहाँ के सरकारी काम होते हैं उर्दू या फिर हिंदी के अंदर होते हैं, वैसे मुख्य रूप से आज के समय में अगर देखें तो हिंदी में अधिकतर काम होते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी की? राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय चिन्ह और राजकीय भाषा। भाषाएं जो है उनके बारे में आपको बता दिया गया कि कौन कौन सी भाषा है और कब किस प्रकार से ये दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। प्रथम हिंदी हो गई और द्वितीय जो भाषा है राजकीय भाषा वो उर्दू है। अब बात अगर यहाँ पर करें हम जिले और मंडल की बात अगर आप करें तो जिले हैं कितने? उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या है 75 और लोकसभा सीटों की जो संख्या है यहाँ पर, लोकसभा सीट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि जो लोकसभा सदस्य चुनकर जाते हैं वो 80 जाते हैं। पूरे देश की जो नजर उत्तर प्रदेश पर रहती है, उसका कारण यही कि सर्वाधिक जो लोकसभा सदस्य जाते हैं लोकसभा के अंदर वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एक और चीज, कुछ स्टूडेंट का क्या डाउट रहता है कि जितने वो जिले को लोकसभा सीट मानते हैं, हालांकि ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या वो क्या मानते हैं? जिले को लोकसभा सीट मानते हैं। कि वो बोलते कभी तो वो बोलते हैं कि 75 लोकसभा सीट। कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है 1000 का नहीं, लेकिन जिनका रहता है उनका अपना डाउट दूर कर लें। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर 80 जिले हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम है कैसे? अब पहली बात तो एक और चीज, जब यूपी का जीके पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें भी इसके अंदर कवर करा दी जाएंगी कि बहुत सारे जिले तो यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनका मुख्यालय मान लो कि जिले का नाम उस नाम से है, यानी कि आप किसी भी एक जिले का उदाहरण ले सकते हैं, हालांकि उनका मुख्यालय उसी किसी और अन्य नगर में स्थित है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लोकसभा सीट के बारे में, अगर मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण दूं, उसी प्रकार से अगर आप देख लें किसको, हापुड़ की अगर हम बात करें तो हापुड़ अभी एक नया जिला बना था, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? पहले जिले थे यहाँ पर 72। 2011 में यहाँ पर उस समय सुश्री मायावती की सरकार थी बसपा की, तो उन्होंने नए यहाँ पर 3 जिले बनाए थे। वो 3 जिलों के नाम थे उस प्रकार से भीमनगर, पंचशील नगर और एक था प्रबुद्ध नगर। अगर मैं इन जिलों की बात करूँ, प्रबुद्ध नगर जो था आज का वो शामली और कैराना मिलकर बना था, जिसका आज के नाम में आज के समय में शामली नाम है। पंचशील नगर बना था आपका हापुड़, जो कि मेरठ और बागपत इससे विभाजित होकर बना था लगभग मेरठ से। और एक बना था आपका क्या? संभल, मुरादाबाद के पास है संभल। ये संभल जो है ये बना था भीमनगर। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको हापुड़ का उदाहरण दिया, तो हापुड़ क्या है? हापुड़ कोई लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन अब वैसे ही लिखा जा रहा है कि हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट, लेकिन जो सही नाम है वो क्या है? अगर हम बात करें तो मेरठ संसदीय क्षेत्र की मेरठ लोकसभा सीट है। हालांकि जो नेता लोग हैं वो इसका जब मतलब चुनाव प्रचार वगैरह होता है तो वो लिखते हैं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे कि हम बात करें संभल की, संभल जिला कब बना? 2011 में, लेकिन संभल क्या है? संभल पहले से ही मौजूदा लोकसभा सीट है। क्या है? संभल पहले से ही लोकसभा सीट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें शामली की, तो शामली क्या है? शामली बाद में जिला बना,
लेकिन यहाँ पर कैराना जो है वो पहले से ही लोकसभा सीट है, मुजफ्फरनगर जनपद का हिस्सा रहा है और इस सहारनपुर के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है कैराना जो है। हालांकि पूरा जनपद शामली कैराना के अंदर ही आता है, यानी कैराना लोकसभा के अंतर्गत ये आता है। उसी प्रकार से ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कितने जिले हैं तो इतनी ही लोकसभा सीटें होंगी। इन दोनों का मामला, दोनों का तरीका और दोनों का प्रकार अलग अलग है। जिले कितने हो सकते हैं, लोकसभा सीटें अलग, दोनों ही अलग अलग इनके मामले। ये राज्य के अंतर्गत है और ये केंद्र के अंतर्गत है, केंद्र अपने अनुसार इसका कार्य करेगा। एक और चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मंडलों की बात करें कि कितने यहाँ पर मंडल है, तो यहाँ पर जो मंडलों की संख्या है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 18 मंडल है। ये बात आपको याद रखनी है। कितने मंडल है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 18 मंडल है। एक बात आपको यहाँ से ये भी याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की आपसे बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और उत्तर प्रदेश से आपका अभी तक के जो जीके कितना तैयार है कितना नहीं है, उसने आपको जो है उसका आकलन तो भी इस क्लास के अंदर हो ही गया होगा कि आपका जीके जो है वो कितना तैयार है आपका जीके और कितना नहीं है। और इस क्लास का हमारा उद्देश्य, इस क्लास का मकसद भी यही है कि आपको प्रत्येक राज्य का जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि जो उसका बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, वो आपको करा दिया जाए। क्योंकि आप देश के अंदर किसी भी परीक्षा के अंदर बैठ जाएं, जैसे कि आने वाला टाइम में सीईटी आ गया या फिर हम बात कर लें एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, वहाँ से ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि आपसे मात्र एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी राज्य से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, हम बात यहाँ पर किसी कर रहे थे, मंडल हमारा हो गया, जिले हमारे हो गए। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो बात भी आपको याद रखनी है, जो यहाँ का क्या है, विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। क्या, द्विसदनात्मक। अब द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, तो द्विसदनात्मक का मतलब होता है यानी कि वहां पर दो सदन है। कितने, दो सदन है। विधानमंडल द्विसदनात्मक। क्या, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या है, द्विसदनात्मक है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। अब उसके अंदर क्या क्या है, अगर हम बात कर लें विधानसभा सीट की, तो विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं यहाँ से। और एक दूसरा, विधानसभा हर जगह होती है लेकिन विधान परिषद ये प्रत्येक राज्य के अंदर नहीं होती। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ कितने सदस्य हैं, 100 सीट इसके अंदर है और 404 किसके अंदर है, तो 404 विधानसभा के अंदर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 100, और यहाँ पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 100, और विधान सभा की 404। एक और चीज हमने भी यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने भी लोकसभा सीट के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या चीज छूट गई, गौर कीजिए। अभी यहाँ पर छूट गई राज्यसभा की सीटें, जो कि राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 31 है, यानी कि 31 है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सदस्य कितने जाते हैं, तो हम यहाँ पर बात आपसे राज्यसभा सीटों की हम करें तो राज्यसभा जो है वो कितने हैं, 31 यानी कि 31। तो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर 80, राज्यसभा कितने, 31 जाते हैं, और विधान परिषद यहाँ के 100 हो गए। द्विसदनात्मक यहाँ का क्या है, विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का, राजधानी तो लखनऊ है ही। विधानसभा कितनी है, 404 है। मंडल कितने हैं, यहाँ के 18 है, और ये क्या है, 75। एक और चीज, एक और छोटा सा उदाहरण यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि हमने शामली, कैराना, हापुड़, मेरठ का आपको उदाहरण दिया। एक और उदाहरण हम आपको दे दूँ यहाँ से, फतेहपुर सीकरी को आप सभी जानते होंगे। फतेहपुर सीकरी भी एक सीट है अलग से, ये बात भी आपको याद रखनी है, आगरा के पास में जो है। उसी प्रकार से जैसे कि बागपत में पहले बागपत जनपद नहीं था, बागपत लोकसभा सीट, उसी प्रकार से एक मछली शहर, एक फूलपुर जो है फूलपुर भी एक लोकसभा सीट है, इलाहाबाद के आसपास है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत सारे 6-7 जिले ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जिले उनका कुछ नाम कुछ और है, जिला कोई और है, लेकिन उनका मुख्यालय कहीं और पर है। तो इसी प्रकार से यानी कि उसका जो स्थानीय क्षेत्रफल है, स्थानीय क्या वहाँ की परिस्थितियां, वो सारा निर्भर करता है। जब उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को विस्तार से जानेंगे, तब वो सारी चीजें उसके अंदर कवर करेंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बात और यहाँ से नोट, ये एक बात और यहाँ से याद रखें, सहारनपुर जनपद सर्वाधिक राज्यों से सीमा नहीं बनाता। एक और जनपद है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वो भी आपको याद रखना है। वो 4 राज्य आपके इसके अंदर छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, और मध्य प्रदेश। देखिए इधर से क्या आता है, मध्य प्रदेश, इधर से बिहार, उधर से छत्तीसगढ़ और झारखंड आ जाते हैं। तो एक वो क्या है, वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, और ये सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आज का जो उत्तर प्रदेश का हमारा जो भारत दर्शन का जो टॉपिक था, जो उत्तर प्रदेश हम कवर कर रहे थे, यानी कि एपिसोड 1 था, यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम किसी और अन्य राज्य की बात करेंगे। जो भी अन्य राज्य होगा उसकी क्लास कल होगी, ये बात आप क्लास को लेना ना भूलें। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। कोविड-19 ट्यूशन क्लास भी चल रही है, कोविड-19 क्लासेज जो है उनको भी लेना ना भूलें, कि कोविड-19 के क्वेश्चन आपको काफ़ी कराया जा रहा है। कोविड-19
क्वेश्चंस की जो क्लासेस आ चुकी हैं वो अभी तक 19 लगभग या 20 क्लासेस की वन लाइन क्वेश्चन की आ चुकी हैं। तो कोविड-19 क्वेश्चन की क्लासेस भी जरूर ले लें, क्योंकि आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के अंदर कोविड से क्वेश्चन पूछ जाने की, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि करंट का टॉपिक है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन क्लासेस को भी जरूर ले लें। जो स्टूडेंट ने नहीं ली, जो ले चुके हैं उनका रिविजन कर लें। और तो आज की हमारी जो क्लास है, आज की हमारा ये टॉपिक था, हमें समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, हमारे साथ अपनी राय जरूर रखें, और क्लास को ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो आप अभी तक कर ही चुके होंगे।